हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। बच्चों, आई होप आपको इस वीक का पूरा शेड्यूल आपको मिल गया होगा। जिस बच्चे को शेड्यूल नहीं मिला है वो प्लीज आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका आपका पूरा लिखा हुआ है कि किस टाइम पे कौन सी वीडियो आपको मिलेगी, आप वो जाके जरूर देख लो और अपने पूरे वीक का आप पूरा शेड्यूल अपना आप बना लो। ठीक है, तो हम इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हमारी सीरीज चल रही थी किसकी, नरेशन की। और नरेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मैंने करा दिया था, आपका पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसको पढ़ लेना जरूर और पढ़ने के बाद ही आप इस यहां पर आना भाई। ठीक है, मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करी है, चारों की चारों वीडियो आपको ऊपर उसका लिंक भी मिल रहा होगा और उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आप उसको जाके पढ़ो। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे उस वीडियोस में जो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस दिए थे उसकी आंसर की नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाया हमने वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। जो हमने पढ़ रखा था हम उसी के आगे पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो मेनली है क्या, वो बच्चों मेनली है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस बार ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो था हमारा असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें अफर्मेटिव और उसमें नेगेटिव की बात होती है। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि क्या है हमारे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो इट मींस ये हमारा यहां से पार्ट बी स्टार्ट हो गया। अब इस पार्ट बी में बच्चों क्या है कि जो बातें हमने पार्ट ए में पढ़ी थी वहां से हमने उसका अपना बेस अच्छा बनाया था और अब हम लोग यहां पर पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं कि पार्ट बी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सारा क्या है, लेकिन ना पता है ये होता क्या है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इज इट क्लियर? चलो देखो, अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसको जनरली बोलते क्या है, इसको जनरली बोलते हैं कि विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना। सच क्वेश्चंस are interrogative sentences. इज इट क्लियर? बहुत आसान सी डेफिनेशन, आपको पता होगा। मैं डेफिनेशंस में बिल्कुल भी ध्यान, मैं बिलीव भी नहीं करता। आपको वो डेफिनेशन रटी नहीं होनी चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फुलफिल करेगा, ना कि हमने किसी सेंटेंस की डेफिनेशन को रट रखा है। किसी भी टॉपिक के अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो उसको रटने की जरूरत नहीं होती, उसको समझने की जरूरत होती है भाई। ठीक है, चलो सिंपल है। क्या लिखा हुआ है देखो कि विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस को पढ़ने में आपको यह पता चले कि जो सेंटेंस है वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है वहां पर, तो समझ जाना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, अब कोई सा भी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों देखोगे ना तो उसमें हमेशा 2 बातें होंगी, ध्यान रखना। एक, जिसका क्वेश्चन होगा वो एक होगा यस और नो क्वेश्चंस होंगे। कैसे होंगे? यस और नो क्वेश्चंस होंगे। और दूसरे जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे WH फैमिली के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, WH फैमिली क्वेश्चंस होंगे। अब इनमें ना डिफरेंस क्या होता है, कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस नो क्वेश्चंस एंड व्हाट इज WH फैमिली क्वेश्चंस। तो देखो, अगर मैं जनरली बोलूं तो यस और नो के जो क्वेश्चंस होते हैं कि दैट कैन बी अ आंसर इन यस और नो, यानी कि आप लोग इसको आंसर दे सकते हो यस और नो में। लेकिन जो WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं आप इसमें बोलते हो हमेशा कि दैट कांट बी आंसर्ड इन यस ऑब्लिक नो। ठीक है, और अगर मैं इसको बोलूं तो आप इसको बोल सकते हो कि दैट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। सर इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब मैं आप लोग को इतने अच्छे से बता रहा हूं ताकि आपको ये आपके इंटरव्यू में भी काम आए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखना ये क्या है। जैसे एग्जाम्पल तो नहीं बोलेंगे हम इसको एक क्या करते हैं, एक सेंटेंस ही जनरली लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास एक वर्ड लिखा है, एक सेंटेंस है हमारे पास,
अभी मैं आपको नरेशन की कुछ बात नहीं बता रहा, ध्यान रखना। पहले आपको मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हो, उसमें भी आपको ये सेम बातें पढ़नी है, तो क्यों ना जब ये पॉइंट अभी हमारे पास आया हुआ है तो हम इसको पढ़ ही लेते हैं ना भाई एक बार। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम जितने भी ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो भी थोड़ा बहुत हमारे पास आता रहेगा, हम उसको कंटिन्यू पढ़ लेंगे, ठीक है। अब पढ़ो क्या लिखा है कि व्हाट इज योर नेम, है ना, जनरली आपने देखा होगा। तो आप देखना इसका आंसर आपको कैसे देना है ना। तो देखो अगर मैं बोलूं तो एक जगह तो मैं, अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक मैं जो इसका आंसर दे सकता हूं, तो मैंने एक लाइन में तो ये बोल दिया कि मैंने एक आंसर दे दिया और डायरेक्ट बोल दिया प्रिंस भारद्वाज, मेरा ही नाम है भाई, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बोल दिया कि माई नेम इज प्रिंस भारद्वाज। सपोज करो आपके पास ये दो सेंटेंसेस, दो हमारे पास क्या है कि व्हाट इज योर नेम, और मैंने इसका आंसर दे दिया या तो प्रिंस भारद्वाज, या तो मैंने इसका नाम आंसर दे दिया कि माय नेम इज प्रिंस भारद्वाज। तो मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी हमारे पास यस और नो का क्वेश्चन होता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि यस और नो का क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इज से, एम से, आर से, डू से, डज से, ठीक है। और जो WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं वो WH से स्टार्ट हो जाते हैं, तो W से या तो H से, और साथ के साथ वो क्या भी बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, पढ़े हैं ना ऐसे वर्ड। इसी टाइप के बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आप देखो मैंने क्या कहा है कि आप इसका आंसर किसमें नहीं दे सकते, यस और नो। यस और नो का मतलब होता है इन अ सिंगल वर्ड, यानी कि जब मेरे पास क्वेश्चन WH फैमिली का होता है तो मुझे उसका आंसर हमेशा एक स्टेटमेंट में देना होता है। मतलब मैं इसका जो आंसर, अगर देखो मैं बोलूं ये भी सही है और ये भी सही है, बट दोनों में डिफरेंस पता है क्या आ जाएगा बच्चों। अगर मैं प्रिंस भारद्वाज की बात करूंगा तो ये इनफॉर्मली ट्रीट करेगा या फिर इनफॉर्मल ट्रीट करेगा, लेकिन मैं माय नेम इज प्रिंस भारद्वाज बोलूंगा तो हम इसको क्या से ट्रीट करेंगे, एक फॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे, समझ गए। इसीलिए कभी भी इंटरव्यू में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे 4 ऑप्शंस इस टाइप के आ जाते हैं भाई। मतलब मैं ये पढ़ाता भी हूं बच्चों को कि जैसे किसी ने नाम ऐसे लिख दिया कि माय नेम इज राम, आई एम राम, या फिर राम, ठीक है, और डायरेक्ट आपने इस टाइप का कोई सेंटेंस में बोल दिया, तो ना जनरली अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर नेम तो आप उसका रिप्लाई पूरा ही करो, ठीक है। तो पढ़ लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है। अब सर इसका हमारे टॉपिक से रिलेशन क्या है, ये मेन फंडा है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि इसका हमारा यहां पर रिलेशन क्या है। तो देखते हैं भाई इसका यहां पर हमारा मेन मोटिव क्या है पढ़ने का। जैसे आप देखो, आप सबको पता है हमारे पास सबसे पहले कौन सी स्पीच लिखी जाती है, रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा में कौन सी स्पीच लिखी जाती है, रिपोर्टेड स्पीच। इज इट क्लियर, पढ़ रखा है ना। अब तो ये आप लोग बच्चों वाली बात है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने फिर से मैं आपको बोल ही रहा हूं, आपने मेरी जो लास्ट की जितनी वीडियोस है आपने वो देखी नहीं है, इसलिए आप जाके पहले वो सारी वीडियोस देखो फिर ही आना भाई पार्ट 2 पे, अदरवाइज मत आओ यहां पर, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा आपको, ये चीजें आपके सर के ऊपर से बाउंस मारेगी, ठीक है। तो देखो इस बार क्या है, इस बार यहां पर इसका मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो इस बार आपके पास इंटेरोगेशन लेकर आई है, यानी कि वो इस बार आपसे क्या पूछेगी, क्वेश्चन पूछेगी। और मैं आपको ये बात ज्यादा डीप, देखो अगर मैं इंटेरोगेटिव पढ़ाने लग गया ना तो हमारा नरेशन छूट जाएगा। मैंने आपको उतनी बात बताई जितना हमारा यहां पर काम है। अच्छा एक चीज और बताओ, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब होता है या वर्ब प्लस में सब्जेक्ट होता है? तो सर हमेशा वर्ब प्लस में सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट ऐसे क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको 5 वर्ड की नॉलेज लेनी पड़ती है भाई। सुन लो, मैं बता देता हूं 5 वर्ड कौन से होते हैं, कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। उसी में हमारे पास ये सारी बातें आती है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि किस पॉइंट से हमारा किस कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर क्या बनेगा, इंटेरोगेशन बनेगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बात करेगा तो जो वर्ब है वो पहले आएगी और देन उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। जरा एक काम करो, इसका एक सेंटेंस देख लो ताकि आपके पास सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास एक,
ध्यान से सुनना। जैसे एक सेंटेंस है कि मदर सेड टू डॉटर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है कि मदर सेड टू डॉटर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इज इट क्लियर? अब आप जरा एक बात बताओ, ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इंटेरोगेशन का साइन। और इंटेरोगेशन का साइन तो लगेगा ही ना जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इज इट क्लियर? चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया और हमें अब इसका आंसर देना है भाई, ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्ट से क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। अब हम जरा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक बार अच्छे से सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब आता है सबसे बड़ा यहां पर टीएनसी। क्या आता है? टीएनसी। ठीक है, और टीएनसी क्या आता है? अच्छे से सुनना, ये क्या है? आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाया था, एक हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, याद करो कौन सी है, बताओ मुझे जरा। क्या रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे हैव है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर सेड टू है? तो क्या बोलोगे? सर सेड टू है। मैं वही कह रहा हूं, जिसको ये बात नहीं पता थी ना, मुझे पता चल गया, आपने वीडियो नहीं देख रखी है, आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है, पढ़ लोगे तो आपको पता था। अब रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने एक टीएनसी और बताया था, अब आप वो भी याद करो क्या था वो टीएनसी। तो सर वो टीएनसी वो था कि जब भी हमारे पास ये टू आता है तभी हम इस वर्ड को चेंज करते थे, यानी कि सेड टू होता था तो टोल्ड बना देते थे, सेज टू होता था तो टेल्स बना देते, से टू होता था तो टेल बना देते थे। लेकिन यहां पर क्या है भाई कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब यहां पर क्या है, ये आपको बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखना है ताकि पेपर में बहुत आपके काम आए कि यहां पर क्या है, टू आए या ना आए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टू आए या ना आए। रिपोर्टिंग वर्ब हर केस में चेंज होगी। जानबूझ के हिंदी में लिखा है भाई, ठीक है। और देखो इंग्लिश का क्या है, अगर स्पोकन इंग्लिश अलग है, कंपटीशन की इंग्लिश अलग है, ये चीज अपने माइंड में बैठा लो। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन की इंग्लिश होती है वो एक अलग चीज है, और अगर आप चाह रहे हो कि आप ये बोलने वाली इंग्लिश सीखो तो भाई वो यहां पर नहीं सिखाई जाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहां पर अपनी ग्रामर स्ट्रांग कर रहे हैं, हम यहां पे सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में हमारा स्पोकन का कोई लेना देना यहां पे फिलहाल नहीं है। उतनी आनी चाहिए कि किसी से बात कर सको, दैट्स इट। ये नहीं कि आप उसमें, अब ये पॉइंट्स याद करने के लिए आपको इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं है कि तरीका पता है, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इंग्लिश सीखी है, यही तरीका है, आपके टीचरों ने भी ऐसी सीखी है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, पढ़ो कि टू आए या ना आए, रिपोर्टिंग वर्ब को हर केस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बच्चों। अब जैसे सपोज ये लाइन ये लिखी होती कि मदर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क तो आप क्या करते, सेड का आंसर क्या सेड में दे देते? नहीं ना, सेड को आप इसमें चेंज करते। इसके पीछे रीजन होता है, इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेशन हो, यानी कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ना हो, तो उस केस में हम लोग सेड को टोल्ड वगैरह में चेंज नहीं करते। अब इनके लिए कुछ नए क्या है, वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, वो नए वर्ड कब यूज होते हैं, जब यहां पर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ना हो। मतलब अगर यहां पर अफर्मेटिव है या नेगेटिव सेंटेंस है, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, उसी केस में हम लोग सेड को टेल वगैरह में चेंज करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो जरा यहां पर ये बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या लिखा हमारे पास, ये कि सेड टू है ना। तो मैं डायरेक्ट आपको सेड को सिखाता हूं कि सेड को चेंज करते हैं किस किस में, ठीक है भाई। तो देखो सेड को जब चेंज करने की बारी आती है भाई, तो सबसे पहले जो सेड चेंज होता है उसको चेंज करा जाता है आस्क्ड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आस्क्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है वांटेड टू नो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यूज होता है क्वेश्चनड। देखो मैं पास्ट में यूज कर रहा हूं तो ये मैं समझ आया ना, पास्ट में कर रहे हैं सर, ठीक है। वो तो क्वेश्चन आस्क भी हो सकता है, ऐसे यहां पे क्वेश्चनड है तो क्वेश्चन भी हो सकता है, वो चेंज कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग।
उसके बाद हमारा इसको किस में भी चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं। देखो जनरली अगर मैं बोलूं तो इसमें ही चेंज होता है, वैसे एक इंटेरोगेटेड भी होता है, डिमांडेंट भी होता है, डिमांड भी होता है, तो उसको ना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही सॉल्व करना है, ऐसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको एक जनरल सा थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं, कल को ऑप्शंस में आपको सारे वर्ड मिल गए तो क्या करोगे। जो हमारे पास इंक्वायरी वर्ड होता है, देखा होगा आपने पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे हम इसको इन्वेस्टिगेटेड में भी चेंज कर सकते हैं, 2 वर्ड और बता दिए मैंने, इन्वेस्टिगेटेड भी और साथ के साथ इंटेरोगेटेड भी। मेनली हम लोग यही वर्ड यूज करते हैं, मैं आपको बताऊं तो देखा होगा जब सीबीआई कोई इंक्वायरी करती है तब यूज किया जाता है, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो यूज किया जाता है। सपोज करो कभी कोई बच्चा कोई टीचर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस केस में हम उसको क्वेश्चन में लगा देते हैं, वरना हर जगह पे याद रखना कौन सा वर्ड सही होता है, आस्क्ड। ठीक है, मैं तो वो सिचुएशन बता रहा हूं जब हमारे पास ये सारे ऑप्शन से मिलेंगे, वरना मेनली आपको इसका जो आंसर देना है वो किसमें देना है, जनरली आस्क में देना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम इसको चेंज करते हैं उसके बाद कहां जाते हैं, कंजंक्शन में, है ना। तो बताओ आप मुझे, कंजंक्शन मैंने आपको कौन सा बताया हुआ था, तो सर आपने जो कंजंक्शन बताया हुआ था वो हम यूज कर रहे थे पिछली बार, कौन सा, दैट, जो कि अब यहां पर बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है, क्योंकि जब क्वेश्चन हमारे पास सपोज करो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो क्वेश्चन में है, तो उस केस में आपको कनेक्टर यूज करना होता है, या तो इफ या फिर वेदर। कौन सा यूज करना होता है भाई, या तो इफ या फिर वेदर। समझ में आई बात है, तो इसीलिए ध्यान रखो, या तो इफ यूज करोगे या तो वेदर यूज करोगे, दोनों ही सही है। अब फिर से कोई पूछे कि सर इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है, तो देखो ये मैं अभी आपको जनरल बता रहा हूं, इसका मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाऊंगा ताकि आपको पता भी चल जाएगा। लिख लो साइड में, फिर से कॉपी जो बना रखी है आप लोगों ने उसमें लिख लेना कि वेदर का यूज ऑप्शन के लिए किया जाता है, जैसे ही प्लेज और नॉट, ही कम्स और नॉट, जहां पे आपके ऑप्शन की बात आ जाती है उस केस में हम लोग वेदर यूज करते हैं, वरना हर जगह पे हमें क्या लगाते हैं, इफ। ठीक है, रेयर ही होगा कि दोनों ऑप्शन में मिले, वरना जनरली आपको इफ ही यूज करना है, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करने हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब एक बात बताओ, जब हम यहां तक चेंज कर लेते हैं उसके बाद हम इस लाइन पर आएंगे, है ना, इसको चेंज करेंगे। ये लाइन आपके पास अफर्मेटिव में होगी या इंटेरोगेटिव में होगी, तो सर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हो तो ये हमारा किस में होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगी। अब एक बात ना आप खुद दिमाग लगाओ यार, देखो जब इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियसली आता है, ऑब्वियसली सी बात है, पहले आता है ये वर्ब, देन आता है सेंटेंस। ठीक है, तो जब हमारे पास ये वर्ब आती है और फिर हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट, तो आप मुझे बताओ यहां पर आप कनेक्टर यूज करोगे, है ना, यहां पर क्या यूज करोगे, कनेक्टर। ये चीज मैं आपको यहां सिखा रहा हूं, जरा अच्छे से सीख लो ये क्या है। ठीक है, आपके पास यहां पर एक सेंटेंस है, फिर आपके पास एक कनेक्टर है यानी कि कंजंक्शन है, और आपके पास फिर से यहां पर क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, ये फॉर्मेट आपके पास लिखा है। अब एक बात बताओ यार, जब आप यहां कंजंक्शन यूज करोगे तो इस सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वर्ब प्लस में सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। तो सर ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा यहां, तो जब ये यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो वर्ब थोड़ी ना पहले आएगी, तो पहले क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये गलती हो जाएगी आप लोगों से एग्जाम में कि जब कंजंक्शन लगा दिया तो पहले सब्जेक्ट आएगा। अब एक बात बताओ, जब मैं इंटेरोगेटिव होगा और मैं कह रहा हूं कि अब इसका आंसर आपको वर्ब प्लस में किस में लगाना है, सॉरी सब्जेक्ट प्लस में किस में लगाना है, वर्ब, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव से क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव। ये लिखवा रहा हूं वरना आपको जनरल पता भी होना चाहिए कि कनेक्टर हमारे पास यहां लिखा हुआ है, तो कंजंक्शन के बेसिस पे हम यहां पर पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और बाकी वही प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से हेड, हेड से नो चेंज। समझ में आ रहा है ना, और पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, देखो पढ़ाई करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करो और नौकरी ले लो जितना जल्दी हो सके। ठीक है यार, अब बाकी वही दिस का दैट, दीस का दोज, वही सारी राम कहानी जो हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है भाई, और वो 6 लाइनें नहीं बोलनी जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई है। सर कौन सी वो 6 लाइनें, अबे वही वाली 6 लाइन जो लास्ट क्लास में पढ़ाई है, जाके वो वीडियो देखो तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सेंटेंस का, अब इसका आंसर देख लेते क्या है। अब आपने ये तो लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो हम यहां पर इसका आंसर लिखते हैं, लिखा हुआ है कि माय मदर सेड टू डॉटर, है ना, तो सॉरी माय मदर बोल रहा हूं, मदर लिखा हुआ है, तो मदर सेड टू के जगह पे हम लोग इस बार कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड के बाद हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहां पर, डॉटर। ठीक है, कंजंक्शन हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इफ। अब आप बताओ मुझे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? डॉटर। तो डॉटर के लिए आप लोग कनेक्टर कौन सा लगाओगे? शी। हैव कंप्लीटेड, तो हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट से पास्ट, तो हैव कंप्लीटेड का पास्ट क्या हो जाता है? हैड कंप्लीटेड। तो आप इसको क्या लिखोगे? हैड कंप्लीटेड। अब देखो यू था तो योर हो गया, तो शी है तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन मार्क लगा दूं? अब कहां क्वेश्चन बचा वो, है ना? हमारे पास क्वेश्चन था मदर सेड टू डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। आंसर बना मदर आस्क्ड डॉटर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। समझ गए? तो ये था हमारा क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन। अब मैं जरा इसके 2-3 आपको क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा और आसान लगने लग जाए, ठीक है? तो बच्चों हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस हैं। एक बार हम इन चारों सेंटेंसेस को मैं आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूं, अच्छे से देखना, ठीक है? पढ़ लो। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि दे सेड डिड शी गो टू स्कूल। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? सेंटेंस देखते ही आप उसको टेंस में चेंज कर लेना भाई, अपना जिस भी टेंस में हम उसको बनाएंगे। क्या लिखा है? डिड शी गो टू स्कूल। ये कौन सा टेंस है हमारे पास? बताओ जरा, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट में क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर किस में आता है? हैड में। अब आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दे, तो दे का क्या आ जाएगा? दे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग? कुछ नहीं लिखा तो आस्क्ड, कनेक्टर कौन सा लगा दोगे? इफ। अब ये क्या लिखा हुआ है? शी। क्या शी को चेंज करेंगे हम लोग? तो सर बिल्कुल नहीं करेंगे, तो शी का शी आ जाएगा। डिड गो है तो इसका आंसर क्या बना देगा? हैड बन जाएगा, हैड गॉन। और फिर क्या बन जाएगा? टू स्कूल। आसान है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। शी सेड टू मोहन कैन यू हेल्प मी और नॉट। अब आगे देखो, कैन यू हेल्प मी और नॉट। इफ लगाओगे वेदर लगाओगे? तो सर बिल्कुल सही आपने कहा, क्या लगाओगे? वेदर। क्या लिखा है हमारे पास? शी आस्क्ड, सॉरी सेड टू को किसमें चेंज नहीं करेंगे? आस्क्ड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? मोहन। कनेक्टर क्या लगाएंगे? वेदर। अब आप पढ़ो ये क्या लिखा है? यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन है तो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? ही। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। ठीक है। फिर क्या लगाओगे? हेल्प। मी है, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी के लिए हर, और क्या हो जाएगा? और नॉट। समझ गए? हर पता चल गया ना कैसे? ये ना ऑब्जेक्ट है ना, तो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। दिनेश आस्क्ड आर यू कमिंग टू मीट माई ब्रदर। ठीक है, सिंपल लिखा है। अब आप इसको चेंज कर दो। कैसे लिखेगा देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? दिनेश। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है? आस्क्ड। तो आप यहां पे ऑटोमेटिकली क्या यूज कर दो? आस्क्ड। मतलब ये गलत नहीं होता, कभी कभी आपको डायरेक्ट स्पीच में भी ऐसा वर्ड दिख जाएगा, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक बात देखो, ये क्या लिखा है हमारे पास? यू। ठीक है। अब है मेन बात भाई, ये जो आपको अच्छे सीखना है। याद करो मैंने कहा था कि अगर यहां पे यू हो तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट ना हो तो उस केस में लाइन बन जाएगी दिनेश आस्क्ड टू मी, बन जाएगी ना। बट फिर से ये बात कब अप्लाई करनी थी? जब हमारे पास सेंटेंस किस में लिखा रहता? जब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होता। यहां पर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बोलूं इसकी लाइन कि दिनेश आस्क्ड, कनेक्टर कौन सा लगाऊंगा? इफ। फिर क्या लिखूंगा? आई एम आर गोइंग है ना, तो आर गोइंग का आंसर क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग, सॉरी वॉज कमिंग। आर कमिंग है तो फिर ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आई वॉज कमिंग टू मीट माई ब्रदर। ठीक है। अब माई कौन सा पर्सन हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट दिनेश है तो दिनेश के लिए क्या बनेगा? हिज। तो क्या बन जाओगे? हिज ब्रदर। तो एक तो आंसर इसका ये सही होगा कि आप डायरेक्ट इसको बिना ऑब्जेक्ट के लिखो, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी लिख रहे हो तो ये गलत नहीं है। मैं तो वो केस बता रहा हूं कि सपोज ए ऑप्शन में ये हो और बी ऑप्शन में ये हो कि दिनेश आस्क्ड मी, अब यहां पर आस्क्ड मी जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत। अब यार यहां पे आपको ये बात लर्न रखनी है, ठीक है, कि जो भी हमने पार्ट ए में पढ़ा था वो एक देखो अलग बात है, टू वाला कॉन्सेप्ट भी अलग हो गया, और दूसरा हम लोगों ने यहां पे ये भी पढ़ लिया कि जब हमें ये यू वाला केस होता है, ये हमें जनरली कब ध्यान रखना पड़ता है? जब यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो। सीख लिया एक नया पॉइंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, याद रखना, ठीक है। और जनरली आज से भी सही है, आज मी से भी सही है, बट दोनों आ जाए तो मी वाले को प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। रमा सेज आर यू गोइंग टू पार्टी टुमारो? एलिजा, मतलब नाम भी ले लिया। अब एक बात बताओ, फिर से देखो ये चीज क्या मिल गई आपको? यू है ना, अगर मैं इसको चेंज करूं तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास? रमा सेज
अच्छा सॉरी, सेज है तो मैं किस में लिख दूंगा, आस्क्स। फिर उसके बाद कनेक्टर कौन सा लगाऊंगा, इफ। यू है तो यू का क्या बन जाएगा, आई। आर गोइंग है तो फिर आंसर क्या बन जाएगा, वॉज गोइंग। फिर क्या हो जाएगा, टू। फिर क्या हो जाएगा, पार्टी। टुमारो का आंसर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। क्या आप ये आंसर बना सकते हो? सर बिल्कुल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? पहली गलती बताओ मुझे क्या थी? सर गलती ये थी, अरे तुम्हें याद है ये बात, मैंने तो तुम्हें कहा था तुम भूल जाओगे। अरे पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, सेज, और पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, आर गोइंग। सर दोनों प्रेजेंट हो गए और आपने सिखा दिया था कि लास्ट वीडियो में ही कि जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, नो चेंज। तो आप इसका आंसर क्या दोगे बताओ दोबारा, रमा आस्क्स इफ, उसके बाद क्या बन जाएगा, आई। आई के बाद वापस क्या लगा दो, एम। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग टू पार्टी। अच्छा द नेक्स्ट डे लिखूंगा, सर ये तो लिखोगे ही लिखोगे क्योंकि ये चेंज करते हो। बेटा इस बार ये भी गलत है। सर क्या पढ़ा रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा है ना, ये भी गलत कैसे हो गया यार। फिर से सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, देखो, रमा सेज आर यू गोइंग टू पार्टी टुमारो एलिजा। यार इस पर्सन ने जिसको ये बात बोली है यू, क्या उसका नाम यूज नहीं कर दिया एलिजा? तो एक बात बताओ, जब एलिजा यूज कर दिया तो यार आई लगाने की क्या जरूरत थी? फिर तो हम इसको शी में नहीं बना लेते। अरे नहीं समझ में आया यार, जब एलिजा लिख दिया तो उसको तो नाम ही डिनोट कर दिया उसने, यू को। वो तो डिनोट नहीं करते थे तब हम लोग अपने आप को मान लेते थे ना। तो जब उसने एलिजा बोल दिया तो आपको इसका आंसर किस में देना था भाई, शी में इसका आंसर देना था। यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पर देख लेना इसका क्या बनेगा। तो लिखना था क्या, रमा, उसके बाद आस्क्स, फिर उसके बाद इफ के बाद क्या लगाना है, शी के बाद क्या बनेगा, इज, और फिर क्या आ जाएगा, गोइंग, देन टू पार्टी, टुमारो का हो जाएगा क्या, द नेक्स्ट। सीखा है, एक लेवल अप। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन से हमारे। अब हम इसमें जरा आगे भी क्वेश्चन देखते हैं कुछ कैसे करेंगे इसको। एक बच्चों एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना और कोशिश करना आप लोग उसको सॉल्व करने की, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास कि ध्रुव सेड why have you hurted my sentiments? ठीक है, क्या लिखा हो कि ध्रुव सेड why are you hurted my sentiments? ठीक है, आसान सा है सेंटेंस, जरा देखते हैं। अच्छा डायरेक्ट है बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट से हम इसका डायरेक्ट स्पीच है, हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको बनाना है, चलो जरा इसको फिर से उसी तरीके से करते हैं। कैसे? अब बट आप मुझे ये बताओ कि जो मेरे पास ये लाइन लिखी है कि वाई हैव यू हर्टेड माई सेंटिमेंट्स, क्या ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से है जैसे हमने पिछले के सेंटेंसेस देखे थे? नहीं ना, यानी कि इस बार ये क्या है, स्टेटमेंट वाले आंसर वाले क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था स्टेटमेंट वाले आंसर जो होंगे वो हमेशा उनके क्वेश्चंस होंगे WH फैमिली वाले। तो आप एक बात देखो, जब WH फैमिली वाले क्वेश्चंस हैं तो जब ये वर्ड यहां पर यूज होगा, सपोज करो मैंने यहां पर ये लिखा, ठीक है, जैसे अगर मैं इसको बना ही लेता हूं, एक काम करूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ध्रुव का ध्रुव लिखूंगा, सेड लिखा हुआ है तो सेड को किसमें चेंज करूंगा, आस्क्ड। देखो सब्जेक्ट फिर से यहां पे क्या है, यू, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी लिखोगे तो भी गलत नहीं है। अच्छा दोनों आ जाए तो क्या करोगे, वही कि जिस तरह जिसमें नहीं होगा वही करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पे कनेक्टर क्या यूज किया, इफ या वेदर आपको कहा था मैंने, और मैं इसके बाद भी क्या यूज कर रहा हूं, वाई। चलो 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, अब इसके आगे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब जब इसके आगे सेंटेंस बनाएंगे, हम लोग इसके आगे सपोज करो सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यू है तो यू का आंसर किस में आएगा, आई में, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, आई। हैव है तो हैव का आंसर किस में आएगा, हैड। हर्टेड है तो भाई क्या जाएगा, हर्टेड। माई था आई के अकॉर्डिंग, सॉरी माई है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ध्रुव। ध्रुव के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, हिज, और हिज के बाद क्या आ जाएगा, हिज सेंटीमेंट्स। ये बनेगा। अब आप जरा इस सेंटेंस में गलती देखो क्या है। आप एक बात बताओ, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, एक वाई है ना, इसके पहले क्या है, एक सेंटेंस है, और इसके बाद भी एक सुंदर सा सेंटेंस है ना। अब दोनों तरफ ने आपने सेंटेंस देख लिया। जब कभी भी WH फैमिली का कोई वर्ड सेंटेंस में जब यूज हो एज अ कनेक्टर, यानी कि एज अ कंजंक्शन,
कैसे पता चलेगा सर? जब आप इसके पहले एक सेंटेंस यूज कर दो और इसके बाद एक सेंटेंस यूज कर दो, क्योंकि कनेक्टर का जो काम होता है वो ये होता है कि वो किसी भी दो चीजों को जोड़ता है। तो एक बात बताओ, जब ये WH फैमिली का वर्ड खुद यहां पर कनेक्टर यूज हो रहा है, तो यार आपको ये इफ लगाने की कोई जरूरत है? तो सर नहीं है। क्यों? क्योंकि WH फैमिली वाला खुद अपने आप में क्या होता है? कंजंक्शन। अब एक बात बताओ, जब ये कंजंक्शन है तो इसके बगल का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस में वर्ब होगा या वर्ब प्लस में सब्जेक्ट होगा? दिमाग लगाओ जरा, क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, ना कि वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। अब आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। जब जब हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव या फिर मोडाल्स, अगर इनसे क्वेश्चंस हैं तो उसी केस में आप लोगों को इफ या फिर वेदर कनेक्टर यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन WH फैमिली का है तो यार WH फैमिली खुद अपने आप में कनेक्टर है, इसको एज अ कनेक्टर मान लेना। लो, बन तो गया वापस ये सेंटेंस, और इसको आप लोग इसको अफर्मेट, जैसे आपको अफर्मेटिव्स बनाना होता है वैसे बना देना। ठीक है, तो जब आप इसको बनाओगे तो बनाओ कैसे कैसे बनेगा सेंटेंस कि ध्रुव, उसके बाद क्या बनेगा? आस्क्ड, कनेक्टर क्या हो जाएगा? वाई, वाई के बाद तो सेम यही बनेगा, वाई आई हैड हर्टेड हिज सेंटिमेंट्स। समझ में आ रहा होगा? अब तो मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो मैं कुछ इसके सेंटेंसेस आपको लिखवाता हूं। तो बच्चों, अब हमारे ये 3-4 सेंटेंसेस हैं, जरा हम इसको देख लेंगे। और इसमें मैंने एक आपको एरर का क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे पास दास ग्रेड 2 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको ये सेंटेंस भी दिखा दिया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। हालांकि इसका जो रिलेशन है ना इस पॉइंट का, वो रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर से है, बट मैंने ये चीज इसलिए बता दी क्योंकि आपको ये चीज फिर याद रहे कि भाई सर ने ये चीज इसको कैसे करवाया। अभी मैं बताता हूं कैसे। पहले आप सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है कि ही सेड व्हेन विल द ट्रेन अराइव, है ना? आप पढ़ो क्या लिखा है कि व्हेन विल द ट्रेन अराइव। अच्छा, पहले बताओ यहां पर सुटेबल वर्ड इंक्वायरी वाला रहेगा या आस्क्ड रहेगा? सर इंक्वायरी रहेगा, क्योंकि यही पूछ रहा है ना कि ट्रेन कब आएगी, है ना? तो इंक्वायरी वर्ड यहां पे ज्यादा सुटेबल है। आस्क्ड भी लगा सकते हो, बट इंक्वायरी आ गया तो इंक्वायरी को प्रेफरेंस दे देना। बाकी बना दो, कैसे बनाओगे? तो सर क्या बनेगा? ही इंक्वायर्ड, पास्ट में, है ना? कनेक्टर कौन सा लगेगा? व्हेन, व्हेन का व्हेन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा? पहले द ट्रेन, पहले विल मत कर देना। फिर उसके बाद विल का क्या हो जाएगा? वुड, उसके बाद क्या हो जाएगा? अराइव। अच्छा भाई, एक चीज और, बच्चे गलती से यहां पर अराइव की जगह पे क्या लिख देते हैं? अराइव्ड, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि किसी भी मोडाल्स के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना ये बात भाई, ठीक है? ये बेयर इन्फिनिटिव लेती है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है ये मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है? कि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। तो इसलिए ये V1 लेता है, कभी भी V2 अपने साथ नहीं लेता। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। रानी सेड टू मी हाउ डू यू कंपेयर दिस। इसको भी चेंज कर लो, आसान है ये भी। सबसे पहले क्या बन जाएगा? रानी, उसके बाद सेड टू के प्लेस पर क्या बन जाएगा? आस्क्ड, कनेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास? सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? मी। देन उसके बाद हाउ है तो क्या बन जाएगा? हाउ। अब ये क्या लिखा हुआ है? डू यू कंपेयर दिस। ये क्या है हमारे पास? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस, सॉरी क्या नाम है, इसका मुझे अफर्मेटिव बनाना है, तो कौन से मैं अफर्मेटिव बनाऊंगा? यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव बनाऊंगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? यू का क्या बनेगा? आई। तो यू, डू का डिड मत बना देना, डिड बनेगा तो इंटेरोगेटिव में बनेगा, हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो कंपेयर का आप आंसर किस में दे दोगे? कंपेयर्ड। और दिस का तो तुम सबको रट गया होगा, दिस का क्या हो जाता है? दैट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। रमेश सेड टू यू हुम हैव यू इनवाइटेड। ये तो और आसान है, बनाओ क्या बनेगा? रमेश सेड टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा? आज, यू, कनेक्टर आ जाएगा हुम, यू का क्या हो जाएगा? आई, हैव का क्या हो जाएगा? हैड, और फिर क्या हो जाएगा? इनवाइटेड। समझ गए भाई सारा? चलो नेक्स्ट सेंटेंस जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये हमारे पास एक एरर है। एरर में क्या लिखा हुआ है कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, और फिर क्या लिखा हुआ है? नो एरर।
अब एक बात बताओ, यहां पर हमारे पास WH फैमिली का वर्ड आया सर, बिल्कुल एक वर्ड आया, कौन सा? हु। अब आप देखो जब ये WH फैमिली का वर्ड आया तो आपने इसके बगल में क्या लगा दिया? डू आई वॉन्ट, यानी कि पहले वर्ब लगा दी। मैंने आपको भी बताया था ना, पहले वर्ब नहीं आता, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो क्या करूं? डू आई वॉन्ट कर दूं? ये भी दिमाग लगा देना। ये क्या लिखा है? आस्क्ड। प्रेजेंट है पास्ट है? सर पास्ट है, तो पास्ट है तो आप इसका आंसर वांट की जगह पे क्या दे देना? वांटेड। समझ गए भाई? चलो अब इसके अंदर हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। वो दो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं जरा अब एक बार हम उसको देख लेते हैं, फिर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा, याद रखना। मैं जितना आपको नरेशन पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ लो, मेंस के पेपर तक ही आपको काम आएगा। ठीक है भाई? चलो देखते हैं जरा दो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू जरा देखते हैं बच्चों, किससे रिलेटेड होगा? पहला होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन टैग। क्या होगा? क्वेश्चन टैग, ये पहला है। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसा मतलब होता है सर, वो हमारा कोई काम यहां पर नहीं है। अभी बस मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। इसका सेंस ये होता है कि क्या मैं अच्छा टीचर हूं ना, क्या तुम पढ़ते हो ना, मतलब कि जब एक सेंटेंस के लास्ट में पूछा गया छोटा सा क्वेश्चन ही हमारा क्या बनाता है? क्वेश्चन टैग। जैसे सुना होगा आपने कि इजंट ही, आरंट यू, सुने ना ऐसे वर्ड, इस टाइप का होगा। अब जैसे हमारे पास सपोज करो एक इसके लिए ना एक सिंपल सा सेंटेंस लिखाओ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हो कि ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉज डूइंग दिस वर्क, और इसके बाद इसका क्वेश्चन टैग लगाओ वॉजंट आई। इस टाइप का होता है भाई क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से सिखाएंगे इसको कैसे बनाया जाता है, अभी हमारा ये काम नहीं है। इस टाइप का होगा। अब बच्चों इसमें गलती क्या होती है हमसे? ठीक है, गलती ये होती है कि हमें ये लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है, वो आई वॉज डूइंग दिस वर्क, यानी कि ये सर हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो क्यों ना हम इसको वैसे ही बनाएं जैसे हमने सीखा हुआ है, यानी कि जब मैं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो जैसे कभी ऐसे लिख दूं फर्स्ट ऑप्शन में कि ही के बाद वापस क्या उतरेगा? सेड। कनेक्टर क्या जाता है? दैट। आई को किस में चेंज कर देंगे फिर? ही में। वॉज डूइंग को किस में चेंज करेंगे? हैड बीन डूइंग, है ना। और दिस को किस में चेंज कर देंगे? दैट। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर कि he said that he had been doing that work, जो कि ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है भाई, क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको लगता होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमें यहां पर बनाना होता है किसके पर्पज से? क्वेश्चन टैग के पर्पज से। मतलब अगर क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको इंटेरोगेशन में ही जज करोगे। तो इंटेरोगेशन का मतलब हो गया कि आप इसका आंसर आस्क्ड में बनाओगे, ठीक है, इंटेरोगेटेड में बनाओगे। ये ध्यान रखना है भाई, वरना गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो क्या बनाओगे? ही के बाद क्या बना दो? आस्क्ड। अब एक बात बताओ, कनेक्टर क्या लगाओगे? इफ ही लगाऊंगा, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो कनेक्टर क्या बन जाएगा? इफ। फिर उसके बाद ये सेम बनेगा कि ही had been doing this का क्या बन जाएगा? that, और फिर क्या आ जाएगा? work। समझ में आई भाई सबको बात? तो एक तो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ये पता होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू देख लो क्या है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यस और नो स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये यस और नो स्टेटमेंट्स क्या है, इसका मतलब क्या है? जैसे एक बार इसका एक सेंटेंस देख लो ताकि आपको ये इजी सा लगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास कहीं पे डायरेक्ट स्पीच में ऐसे एक लाइन लिखी हो, ठीक है, कि शी सेड टू मी डिड यू मीट हर? आई सेड यस। इस टाइप का बच्चों सेंटेंस हो। ठीक है, डिड यू मीट हर? क्वेश्चन मार्क लगा दो। आई सेड यस। ठीक है, अब हमें इसको बनाना है
क्या नाम है, यस और नो, आप समझ गए, मतलब जहां पे आपको क्वेश्चन में ही बोल दे कि आपको यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, बस इसको ना थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर आप लोग को बहुत बार कुछ अलग टाइप की चीजें मिलेंगी। तो आप ना जनरली क्या याद रखना, अगर आपको यस वर्ड दिख रहा है तो उसका आंसर आपको किस में देना है, अफर्मेटिव, ठीक है। अगर मैं मतलब बोलूं कि यस वर्ड दिख रहा है तो इसका आंसर आपको किस में देना है, अफर्मेटिव। और अगर आपको नो वर्ड दिख रहा है तो इसका आंसर आपको किस में देना है, नेगेटिव। अरे समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। ये चीज बस थोड़ा सा ध्यान रखना में। अच्छा सर क्या हमेशा ही अफर्मेटिव नेगेटिव, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं जो इसकी शीट प्रोवाइड करूंगा ना, जब पूरा बी पॉइंट पढ़ा दूंगा, तब आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस जज करके करना, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट्स है कि भाई कि डिड यू मीट हर, तो उसने मना कर दिया, तो इसीलिए मैं इसको आंसर इन अफर्मेटिव में इसका आंसर कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको अफर्मेटिव में, इसको हम लोग अफर्मेटिव में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो जरा मैं इसको एक बार बना के दिखा दूं, ठीक है, ध्यान से देखना कैसे। जैसे हमने इसको चेंज करा, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, शी, सेड टू के प्लेस पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड, कनेक्टर क्या आ जाएगा, सॉरी फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मी, कनेक्टर क्या आएगा, इफ के बाद ये क्या लिखा है, यू का क्या आ जाएगा, आई। डिड मीट, कौन सा टेंस है हमारा सर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का आंसर पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या बन जाता है, हैड मेट, है ना। तो हैड मेट, और हर थर्ड पर्सन इसको चेंज नहीं करेंगे, इतना हो गया। अब आप इसके आगे ना ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, कि आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, सॉरी एंड रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, एक तो ये लाइन बिल्कुल सही है, या फिर आप इसको डॉट लगा दो, यानी कि मैं पूरा सेंटेंस लिख देता हूं कि आई हैड मेट हर, और दूसरा सेंटेंस बन जाएगा इसमें कि आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। समझ गए, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। नो होता तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। समझ में आ गया, मैं बार बार कह रहा हूं ये हमेशा इसमें ऐसे नहीं बनेंगे। जब आपको सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस की, इसकी फर्स्ट सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको इसका सेकंड आंसर देना होगा, ठीक है। चलो तो ये था बच्चों हमारा क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चाहे आप सेकंड क्लास की बुक उठा लो, चाहे आप मेंस का पेपर उठा लो, इतना ही आएगा जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पढ़ा लिया, आप लोगों को पढ़ना है, जितनी भी आपके पास बुक्स है उसमें आप आपको सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई क्वेरी हो आप वो मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।